Hello guys, welcome to my channel Interesting Biology, and today I will teach you about chapter number 2 named as Sexual Reproduction in Flowering Plants. So guys, let's start the video by the part 3rd of chapter number 2 Sexual Reproduction in Flowering Plants. As I told you all in this video that this video is very helpful for those students those cannot understand NCERT book. So let's start the topic. The pistil. Pistil is the female part of the flower. We can say it is gynoecium. So gynoecium represent the female reproductive part of the flower. Guys, मैं आपको बताऊंगी कि पिस्टल किस तरह का होता है. पिस्टल जो है फ्लावर का जो ये वाला पार्ट होता है, ये जो कंप्लीट पार्ट है इसे हम पूरे को पिस्टल कहते हैं. और इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी. ये स्टिग्मा होता है इसका, ये इसका ओवरी पार्ट होता है, एंड दिस इज द स्टाइल पार्ट. ओके, इसके बारे में हम डायग्रामेटिकली देखेंगे अभी. द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल. बहुत सा गाइनोशियम किसी भी प्लांट्स में ऐसे होते हैं जिनके पास सिंगल पिस्टल होता है, यानी मोनोकार्पिलरी. वे सिंगल होंगे इसलिए उनका नाम मोनो रखा गया. एंड और में हैव मोर देन वन पिस्टल, और किसी के पास एक से ज़्यादा पिस्टल्स हो सकते हैं तो उन्हें मल्टी कार्पिलरी कहते हैं. इनके नाम से आप समझ सकते हो, मोनोकार्पिलरी मीन्स सिंगल एंड मल्टी कार्पिलरी मीन्स मल्टीपल. When the number of carpels which are more than one and are all remain fused together are called as syncarpus. जब नंबर ऑफ कार्पल्स एक से ज़्यादा होंगे और वे एक दूसरे के साथ फ्यूज रहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सिनकार्पस. तो इसके अपोजिट होते हैं एपोकार्पस, जिनके अंदर मल्टीपल जो कार्पल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से फ्री रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं रहते. मैं आपको बताऊंगी. जैसे मान लीजिए किसी प्लांट का कोई पोर्शन है, इसमें इसका स्टिग्मा पार्ट है, तो यहाँ पे जो इसके स्टिग्मा के ऊपर जो पिस्टल पोर्शन है ये सब के सब फ्यूज्ड हैं टुगेदर, फ्यूज्ड हैं एक दूसरे के साथ, तो ये होंगे सिनकार्पस. इसकी ओवरी कैसी होगी? सिनकार्पस. एंड इफ ऑन स्टिग्मा ऑल आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, अगर सब एक दूसरे से अलग अलग होंगे, फ्यूज नहीं होंगे, तो ये कैसे होंगे? एपोकार्पस ओवरी. Each pistil has three parts: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जो ये पिस्टल मैंने आपको भी डायग्राम में बताया था उसके 3 पार्ट्स होते हैं. पहला स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है. सो फर्स्ट इज स्टिग्मा. It is the distal part which serve as the landing platform for pollen grains. It may be branched or feathery. First of all मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ. ये कोई भी फ्लावर है, ये इसका पिस्टल पार्ट है. यहाँ इसके पास पोलन ग्रेन्स के लिए एंथर वाला पोर्शन होता है. तो ये जो स्टिग्मा है अभी हमने पढ़ा, एक तो सबसे पहला पार्ट होता है बेसल पार्ट, सबसे स्टार्टिंग में दिख जाएगा आपको. ये जो पोलन ग्रेन्स चाहे यहाँ से आए या फिर किसी दूसरे बाहर के सोर्स से आते हैं तो वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने का काम करता है. तो जो पोलन ग्रेन्स है उन्हें लैंडिंग का उनका जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वो स्टिग्मा ही होता है. ये एक दूसरे के साथ फ्री भी हो सकते हैं, मतलब फ्यूज्ड भी नहीं हो सकते, कई बार फ्यूज हो सकते हैं, कई बार फ्री हो सकते हैं, और फीदरी होंगे. फीदरी मीन्स इसमें फर लाइक प्रोजेक्शन होती है ताकि कोई भी पोलन ग्रेन ईजीली इसके अंदर आ जाए और ईजीली उस पर रुक जाए. आफ्टर स्टाइल, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल फिलामेंटस पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा. ये सिलेंड्रिकल फिलामेंटस पार्ट होता है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सिलेंड्रिकल फिलामेंटस पार्ट, इसको कहेंगे स्टाइल. ओके, ये स्टिग्मा से नीचे मिलेगा. एंड आफ्टर इट ओवरी. इट इज़ द बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टल विच इज स्वेल ऑन. ये इस कंप्लीटली इसको हम पिस्टल कहेंगे. इसका जो स्वेलोन पार्ट है यानी ये फूला हुआ जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं ओवरी. और जो ओवरी है, देयर इज अ कैविटी इनसाइड द ओवरी
इज कॉल्ड ओवेरियन कैविटी। इसके अंदर कुछ कैविटी होती है, जैसे हम इस तरीके से इसके अंदर ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ इसके अंदर इसके एग्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ कुछ कैविटीज़ होती हैं ओवरी के अंदर, जिन्हें हम ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल भी कहते हैं। सो गाइस, जो आपने अभी पीछे पढ़ा है उसके रिलेटेड सभी डायग्राम्स हैं। पहला डायग्राम है अ डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टल्स। मैंने आपको बताया था कि बहुत से पिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टिग्मा एक दूसरे से फ्री रहते हैं, फ्यूज्ड नहीं रहते। ये स्टिग्मा वाला पोर्शन हो जाता है, ये स्टाइल हो जाता है, ये ओवरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये मतलब आपको एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए एनसीईआरटी ज़रूर प्रायोरिटी होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट की। इसके बाद है मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पेपरवर। इसके अंदर क्या है, मल्टी कार्पिलरी मीन्स इसके अंदर स्टिग्मा मोर देन 1 होंगे, और ये सिनकार्पस है तो इसका मतलब जितने भी स्टिग्मा होंगे उसके अंदर सारी की सारी जो कार्पल्स होती हैं वो अटैच रहती हैं एक दूसरे के साथ। सी थर्ड जो डायग्राम है इसके अंदर क्या होगा, ये भी मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस है। एपोकार्पस किस लिए है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी पिस्टल्स हैं वे सब फ्री हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है। ओके, आफ्टर इट नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेसेंटा। Placenta is the tissue found inside the ovarian cavity that bears ovules. Means जो प्लेसेंटा होता है एक टिश्यू होता है जो कि ओवेरियन कैविटी या फिर हम लोक्यूल कह सकते हैं, उसके अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स को हम मेगास्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1। किसी ओवरी के अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो है वो एक भी हो सकता है, जैसे व्हीट, पैडी मीन्स धान, जैसे कि क्या, राइस, मैंगो, इनमें सिंगल सीड होते हैं। और मैनी ओव्यूल्स कैसे, जैसे कि लेमन, पपाया, वाटरमेलन एट्सेट्रा। आप अपने आसपास बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं जिनके अंदर ओव्यूल्स का नंबर में ओव्यूल्स 1 भी होते हैं और नंबर में ओव्यूल्स बहुत सारे भी हो सकते हैं। ओके गाइस, आफ्टर इट मेगास्पोरेंजियम, यानी अब हम ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। द ओव्यूल इज द स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय द मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। अब मैं आपको जो चीज़ समझाऊंगी उसका डायग्राम आफ्टर दिस, इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। द ओव्यूल इज द स्मॉल स्ट्रक्चर, जो ओव्यूल होती है वो छोटी स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लेसेंटा के साथ अटैच रहती है, और जो अटैचमेंट होती है ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। ओके गाइस, आफ्टर इट हाइलम। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल विद द फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम। अब ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से जहाँ अटैच होगी उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हाइलम कहते हैं। उसके बाद आती है इंट्यूग्यूमेंट्स। एवरी ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंट्यूग्यूमेंट्स। कुछ हमारा जो ओव्यूल होता है, हर एक ओव्यूल के पास एक या एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं जिनको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। माइक्रोपाइल, इंटेग्यूमेंट्स लीव अ स्मॉल ओपनिंग एट वन एंड कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। जब इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो एक कवरिंग होती है तो वो कंप्लीट बॉडी के ऊपर नहीं पाई जाती, कंप्लीट ओव्यूल के ऊपर नहीं पाई जाती, कुछ पोर्शन छूट जाता है। उस छूटा हुआ पोर्शन को, जो पोर्शन जहाँ इंटेग्यूमेंट्स नहीं पाई जाती एक एंड पर, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। आफ्टर इट इज़ अ चैलाज़ल पॉइंट, इट इज़ ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल। मतलब अगर एक एंड पर माइक्रोपाइल है तो जो सेकंड एंड है उस पर चैलाज़ल पार्ट होता है, और ये किसी भी ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है। बेसल यानी कि बेस। गाइस, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। यहाँ आपने देखा फ्यूनिकल है, जो फ्यूनिकल है वो क्या होता है, प्लेसेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करने का पॉइंट होता है, या फिर पाथ कह सकते हो। जो ये पोर्शन है ना इससे बाहर, ये प्लेसेंटल पॉइंट होता है और ये हमारा ओव्यूल है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम फ्यूनिकल करता है। और हाइलम फ्यूनिकल और जो हमारी इंट्यूग्यूमेंट्स है उनके बीच पाया जाता है। जो इंट्यूग्यूमेंट्स है हमने बताया था आउटर कवरिंग होती है
जो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, 1 2। इसके अंदर 2 इंटेग्यूमेंट्स यानी प्रोटेक्टिव लेयरिंग्स हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ओके, अब जहाँ इंटेग्यूमेंट्स नहीं पाई जाती उस रीजन को माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ये जो रीजन है माइक्रोपाइल है और ये माइक्रोपाइलर पोल है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूसेलस। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ अ मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स कॉल्ड एज न्यूसेलस। जो ओव्यूल की बॉडी है उसके पास बहुत सारी अमाउंट में पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं, उसी को हम न्यूसेलस कहते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, थोड़ा बल्कि सा एरिया दिखा है, इसको न्यूसेलस कहते हैं। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट फूड रिजर्व्स। इनके अंदर फूड रिजर्व पाए जाते हैं। एम्ब्रियो सैक इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द न्यूसेलस। और जो न्यूसेलस है इसके जो सेंट्रल पार्ट है इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ओके, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल्स मीन्स इन्वर्टेड। जो ये डायग्राम है ये हमने सीधा करके बनाया है, लेकिन ओवरी के अंदर ये ऐसे उल्टा होगा। जो ये चलाजल पोर्शन है ये ऊपर होगा और जो ये वाला पोर्शन है फ्यूनिकल पोर्शन ये नीचे की साइड होता है। तो ये डायग्रामेटिक व्यू है टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का। तो ये आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एनसीईआरटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। So the next topic is megasporogenesis. Before starting this topic, I want to say that if you are liking this video, then do subscribe, comments and share to your friends, and also hit the bell icon for getting notifications. So let's start. The process of formation of megaspores from megaspore mother cell is called as megasporogenesis. megasporogenesis, जेनेसिस का मतलब है किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन। तो जब मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन मेगास्पोर मदर सेल में होता है उस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। Next is ovules generally differentiate a single mother cell in the micropylar region of the nucellus. जो न्यूक्लियस होता है जनरली, जो ओव्यूल होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। न्यूसेलस के रीजन के अंदर ऐसा हो जाता है कि जो ओव्यूल है वो जनरली डिफरेंशिएट हो जाता है, टूट जाता है। It is a large cell which contains dense cytoplasm and a prominent nucleus. ये बहुत लार्ज सेल होती है जिसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। प्रोमिनेंट यानी कि जिसे हम ईजीली देख सकते हैं, कंप्लीटली मतलब बहुत अच्छे से डिज़ाइंड होगा, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में न्यूक्लियस होता है। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज द माइटोटिक डिवीजन। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है यानी एमएमसी, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन यानी कि जब एक बॉडी डिवाइड होगी तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 4 से 8, पहले 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे और 4 से 8 बनेंगे, इस तरीके से डबल हो जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। अब जो गैमेटोफाइट है इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक फ्रॉम मेगास्पोर। जो मेगास्पोर है उससे क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल सेल मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक। जो एम्ब्रियो है वो सिंगल मोनोस्पोर से ही बनता है, मेगास्पोर से ही बनता है, जिसको हम मोनोस्पोरिक कह सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो ओव्यूल है वो जनरली डिफरेंशिएट हो जाता है। तो जो ओव्यूल है वो कम से कम 4 पार्ट्स में टूटता है। इस प्रोसेस के अंदर 4 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा, जिसके अंदर से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही जो पोर्शन है उसका वो जेनरेशन करता है। तो जब एक टाइप से जनरेशन होता है, सिंगल मेगास्पोर जनरेट होगा, तो उसको हम मोनोस्पोरिक प्रोसेस कहते हैं। इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल अदर 3 डीजेनरेट। वही बात है, जब बहुत से मेजोरिटी यानी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ज़्यादातर
उनमें क्या होता है, एक मेगास्पोर ही फंक्शनल होता है, बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में, या फिर एम्ब्रियो सैक जो बनता है उसके अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर का होता है। अब हम नेक्स्ट जो पेज है उस पर जब हम जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे इसका डायग्रामेटिक व्यू। सो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ओव्यूल था वो डिफरेंशिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 3 पार्ट्स उसके डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगा उनमें से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था एमएमसी के अंदर माइटोसिस होगा तो उसके बाद इसमें माइटोसिस का प्रोसेस चलेगा। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन फॉर्मिंग 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस है वो क्या होगा, उसके अंदर 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीज़न, मतलब 3 बार डिवीज़न होगा, वो भी माइटोसिस वाला। फर्स्टली 1 से 2 न्यूक्लिएटेड स्टेट बनेगी, 2 से फिर इसका डबल हो जाएगा, माइटोसिस के बाद 4 न्यूक्लिएटेड सेल्स स्टेज आ जाएगी। उसके बाद फिर से पहला तो फर्स्ट माइटोसिस यहाँ पर हुआ, सेकेंड माइटोसिस यहाँ पे होगा, एंड आफ्टर इट थर्ड माइटोसिस यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा 3 सक्सेसिव माइटोसिस होने चाहिए। 3 सक्सेसिव माइटोसिस के बाद 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज आ जाती है, और इस 8 न्यूक्लियस वाली स्टेजेस के बाद डेवलपमेंट होता है एक एम्ब्रियो सैक का। अब इसके बाद इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा तो जो ये न्यूक्लियाई हैं वो 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। 3 एक साइड पर चली जाएंगी यानी माइक्रोपाइलर रीजन में चली जाएंगी, 3 इसके चलाजल रीजन में चली जाएंगी, बाकी की जो 2 हैं इसके मिडिल पोर्शन पे आ जाती हैं। 3 तो एंटीपोडल्स बन जाते हैं, 2 एक साथ मिलकर के पोलर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और जो लास्ट जो नीचे वाला एंड है इसका, इसमें एक एग पोर्शन होता है, बाकी के 2 सिनर्जिड्स होते हैं। इसके बाद इसके अंदर और डेवलपमेंट होगा। जो चलाजल एंड है उसके जो एंटीपोडल्स हैं वो कम्प्लीटली उससे सेपरेट हो जाएंगे, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियाई तो 8 हो जाएंगे, लेकिन सेल्स जो अब हम काउंट करेंगे तो वो 7 बचेंगी। यहाँ तो 1 2 3 एंड दिस इज़ 4, ये एक साथ काउंट किया जाएगा क्योंकि ये कम्प्लीटली ऐसे फ्यूज़ हो जाता है, ये पोलर न्यूक्लियाई बना लेता है। पोलर न्यूक्लियाई मीन्स जब 2 न्यूक्लियस एक साथ कंबाइन हो जाते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई बना लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें एक एग होता है। ये जो 2 सिनर्जिड्स हैं ये और डेवलप हो जाते हैं। सिनर्जिड्स का काम फूड रिजर्वेशन का होता है, ये से न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। जो फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं ये जो पोलन ट्यूब है उनकी एंट्री के लिए हेल्पफुल होते हैं, और ये इसका माइक्रोपाइलर रीजन है। तो अब मैं आपको ये सब, अभी तो मैंने आपको सिर्फ डायग्रामेटिकली समझाया, अब मैं आपको इसे थ्योरी में समझाऊंगी। ओके, सो गाइस जो मैंने आपको अभी डायग्रामेटिकली समझाया था उसे मैं आपको थ्योरी के थ्रू समझाऊंगी। न्यूक्लियाई गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। जो न्यूक्लियाई है वो 3 ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो जाता है। 3 सेल एग एपरेटस, 3 सेल का तो बन जाता है एग एपरेटस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर एंड की साइड बन जाती हैं 3 सेल एग एपरेटस। फिर 2 सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई, 2 सेंटर में आ जाती हैं और पोलर न्यूक्लियाई बना लेती हैं। और सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कह सकते हैं हम इसे, एंड 3 एंटीपोडल सेल्स टुवर्ड्स द चलाजल एंड, और 3 एंटीपोडल सेल्स बन जाती हैं जो कि चलाजल एंड के पास होती हैं। Embryo sac is an oval multicellular structure which contains 8 nuclei but 7 cells, 3 antipodal and 1 central cell। जो एम्ब्रियो सैक है वो ओवल शेप का हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर 8 न्यूक्लियाई होती हैं बट 7 सेल्स होती हैं। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था 8 न्यूक्लियाई किस तरीके से होंगी और 7 सेल्स कैसे होंगी। The cell located in the middle of the egg apparatus is large and called as egg cell or oosphere। जो सेल
बिल्कुल एग एपरेटस के मिडल पोर्शन में होती है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी और उसे हम एग सेल भी कह सकते हैं और oosphere भी कह सकते हैं। द टू सेल्स ऑन इट्स साइड्स आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। जो इसका माइक्रोपाइलर एंड है, इसके लिए आपको अपनी बुक ओपन करके रखनी होगी। जो माइक्रोपाइलर एंड है उसमें एक तो बनती है एग सेल और बाकी उसके साथ जो सिनर्जिड्स होते हैं दो, या फिर हम उन्हें उसकी हेल्पर सेल्स कह सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ की अगर उसे ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन या भी कुछ भी हो, वो उन्हें सिनर्जिड्स की हेल्प से मिलता है। द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। जो सिनर्जिड्स होते हैं उनके अंदर कुछ सर्कुलर टाइप की थिकनिंग, मोटाई में होता है कुछ, जो कि उसकी माइक्रोपाइलर टिप पर होता है, उन्हें फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, which play an important role in guiding the path of pollen tubes into the synergids। जैसा मैंने आपको बताया था कि फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम होता है, इसका काम इतना होता है कि ये जो पोलन ट्यूब्स इन द प्रोसेस और वी कैन से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो पोलन ट्यूब आती है तो पोलन ट्यूब को अंदर ले जाने का काम फिलीफॉर्म एपरेटस ही करते हैं। The antipodal cells of chalazal and generally degenerate soon after fertilization। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, जो चलाजल एंड की साइड प्रेजेंट थी, वो डीजेनरेट हो जाती हैं, यानी वो ख़त्म हो जाती है वहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद में। द सेंट्रल सेल इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। जो सेंट्रल सेल होती है यानी जो बिल्कुल बीच में होती है, जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई थी, जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई कह रहे थे, वो लार्जेस्ट सेल होती है एम्ब्रियो सैक की। विच फ्यूज बिफोर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन से पहले ही फ्यूज हो जाती है। एंड फॉर्म्स अ सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि एक सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस, सिंगल क्योंकि कंप्लीटली कंबाइन होने के बाद वो एक हो जाती है, और डिप्लॉयड का मतलब होता है कि पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मीन्स दोनों के दोनों एक जैसे होंगे। होमो का मतलब होता है सिमिलर, तो सिमिलर क्रोमोसोम्स के जो ग्रुपिंग होती है या फिर पेयर होता है उसे हम डिप्लॉयड कहते हैं। तो एक सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है, जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आपका टॉपिक एंड होता है और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जो मैंने आज इस वीडियो में आपको पढ़ाया, यानी कि जो मेगा स्पोरेंजियम के बारे में बताया था और फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है उसकी स्टेजेस के बारे में बताया, ये जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर जिसके जो डायग्राम्स हैं ये आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं। मीन्स जो आपका MCQ पैटर्न है उसमें आपको एग्जामिनर एक कोई भी डायग्राम दे सकता है और उसके पार्ट्स के बारे में पूछ सकता है कि इसकी नेमिंग कीजिए। वैसे आपको OMR सीट फिल करनी होगी, बट उसके अंदर वो आपको ऑप्शन दे देगा, ABC करके लेबलिंग देगा और आपको उसमें नाम लिख के देगा। आपको उनके सही ऑर्डर में जो कोई भी ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना होगा। इसलिए इस पार्ट में जो भी मैंने आपको पढ़ा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आपकी पूरी NCERT बुक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्टली जो आपकी प्रायोरिटी है वो आपकी CBSE NCERT बुक होनी चाहिए, क्योंकि इस बुक के अंदर एक एक लाइन, एक एक डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप अपनी NCERT को कंप्लीट कीजिए, आफ्टर इट आपकी जो इच्छा हो आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपकी CBSE बुक ही होनी चाहिए, CBSE की NCERT की बुक। ओके गाइस, तो इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा हो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका अच्छे से फ़ायदा ले सके, और बेल आइकन को भी हिट कर देना। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इससे जो पहला वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो इसे देखने से पहले आपको उसे ज़रूर देखना होगा ताकि आपको इससे पहले का समझ आ जाए। ओके गाइस, सो एट लास्ट I want to say bye bye, take care and meet you another day with fresh mind.